पहले चरण की वोटिंग में अब महज 16 दिन बाकी हैं और इन 16 दिनों में यूपी के समीकरण तेजी से बदलेंगे, जिसकी शुरुआत भी हो गई है। समाजवादी पार्टी ने जबरदस्त गुणा भाग और समीकरण के बाद दो लिस्ट जारी की, जिसमें खास तौर पर पश्चिमी यूपी को टारगेट किया गया। अखिलेश यादव ने मुसलमान और जाट गठजोड़ पर सबसे बड़ा दांव खेला, लेकिन शामली के वायरल वीडियो ने कैराना तक अखिलेश यादव का नुकसान कर दिया। इस वक्त यूपी में जाट को धमकी देने वाला वीडियो एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में शेयर हो रहा है। वीडियो में जाट समुदाय को धमकी दी जा रही है और धमकी देने वाला शख्स नाहिद हसन का समर्थक है। अगर हमारी चौधरी के साथ कोई गड़बड़ी होती है ना तो हम मियां नहीं लगाना यहाँ गड़बड़ी करने में। वहाँ तुम्हें है 24,000, यहाँ आए हम 90,000। तुम 24,000 जाट हो, हम 90,000 मुस्लिम हैं। तुम नाहिद को नहीं जिताओगे तो हम अपनी ताकत दिखाएंगे, जाट को डराएंगे तभी नाहिद हसन को जिताएंगे वाले फॉर्मूले को अंजाम देने की पूरी कोशिश है। नाहिद हसन के साथ जाट हरकत कर रहे, अगर वहाँ उन ब्लॉक में जाट नाहिद हसन के साथ हरकत करेंगे तो हम यहाँ पर्सन के साथ हरकत कर देंगे। वहाँ तुम्हें है 24,000, यहाँ आए हम 90,000। इलाज बांध देंगे, घुस भर देंगे, समझ गए। शामली के जाट प्रसन्न चौधरी के सामने नाहिद हसन को असली चौधरी बताया जा रहा है। नाहिद हसन के समर्थक सरेआम जाट वोटर्स को धमका रहे हैं, उनको बता रहे हैं अगर नाहिद हसन को वोट नहीं दिया तो क्या क्या हो सकता है। आज हमारा चौधरी साहब चुनाव लड़ रहा, जेल में पड़ा। एक सिकंदरपुर गांव है, आसपास के गांव है, उन गांवों में गलत खबर आ रही है। वे लोग यूँ कह रहे वहाँ 24,000, 22,000, 24,000 जाट हैं। वे लोग यूँ कह रहे कि अगर लड़के का सिंबल होता तो हम वोट देते। जो किसका सिंबल लगा है, क्या मामला है? अगर हम यहाँ 90,000 वोट है, 80,000 वोट है, अगर हम यहाँ कहने लगा यहाँ साइकिल का सिंबल होता हम वोट देते, जो क्या मामला है? हम चौधरी साहब के साथ जुड़ रहे। आपकी जायज बात है, आपके बीच में प्रसन्न चौधरी जी है, लेकिन इनका क्या संदेश है, वो उनकी क्या भावना है वो कहेंगे। आपकी बात जायज है, आप रुको भाई, रुक जाओ। चौधरी साहब सुन ले भाई, सुन ले बात, सुन ले, छोड़ बात करेंगे सब। ये सार्वजनिक बात नहीं होती मेरे भाई, ये सब लोग जो है आप चलो कोई बात नहीं जुड़े हुए हैं, नहीं है भाई। आपके नाहिद के भाई और हम भी भाई है, बिल्कुल। कुछ लोगों की तो गारंटी नहीं है मेरे भाई। एक बात सुनो जी, अगर हमारी चौधरी के साथ कोई गड़बड़ी होती है ना तो हम मियां नहीं लगाना यहाँ गड़बड़ी करने में, क्यों नहीं भाई? मोबाइल में, सोशल मीडिया में ऐसे वीडियो वायरल किए जा रहे हैं ताकि शामली और कैराना के जाट वोटर्स को नाहिद हसन का मैसेज मिल सके। लेकिन दोनों वीडियो में एक बहुत बड़ी बात कॉमन है जो एक बार देखने में समझ में नहीं आएगी, इसलिए दोनों वीडियो को फ्रेम बाय फ्रेम देखने की जरूरत है। जब वीडियो को डिकोड करके देखेंगे तो इसके पीछे की साजिश और आगे की प्लानिंग दोनों की क्लियर पिक्चर दिखाई देगी। इस वीडियो में एक मुस्लिम शख्स इलाज बांध देंगे, घूस भर देंगे जैसी धमकी शामली के जाट वोटर्स को दे रहा है। दूसरे वीडियो में फूलों की माला पहने हुए शामली के आरएलडी उम्मीदवार प्रसन्न चौधरी नजर आ रहे हैं और उनके सामने हरा स्वेटर पहने शख्स जाट वोटर्स को धमकी दे रहा है, लेकिन प्रसन्न चौधरी विरोध तक नहीं करते हैं। अगर आप थोड़ा गौर से देखेंगे तो दोनों वीडियो में धमकी देने वाला शख्स एक ही है, एक ही आदमी दोनों वीडियो में है जो अलग अलग जगह से नाहिद हसन के समर्थन में बोल रहा है और जाट वोटर्स को वार्निंग दे रहा है। अब दो सवाल उठते हैं। पहला, ये शख्स कौन है और ये किसके कहने पर धमकी दे रहा है? इस शख्स का नाम अरशद है, शामली के कांधला गांव का रहने वाला है। अरशद को नाहिद हसन का खास आदमी बताया जाता है और जो कुछ इसने कहा वो नाहिद हसन को चुनाव जिताने की प्लानिंग का हिस्सा है। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में पहुंचा, यूपी पुलिस तुरंत एक्टिव हुई। शामली पुलिस ने अरशद को गिरफ्तार किया है और कार्रवाई भी की गई है। अरशद समेत 5 से 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें महामारी एक्ट के साथ साथ कई अहम धाराएं लगाई गई हैं। अरशद पर धारा 188, धारा 269, धारा 270, धारा 153 भी, धारा 505(2) के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है।
इनमें से 2 धाराओं पर ध्यान देने की जरूरत है, धारा 153B और धारा 505(2). धारा 153B तब लगती है जब विभिन्न धार्मिक जातियों या समुदाय के बीच शांति भंग होती हो या भंग होने की कोशिश की जाती है। इसमें 3 साल तक की जेल हो सकती है। जबकि विभिन्न समुदायों के बीच शत्रुता, घृणा या वैमनस्य की भावनाएं पैदा करने की कोशिश पर धारा 505(2) लगाई जाती है। इसमें भी 3 साल की जेल हो सकती है। यानी अरशद का मकसद साफ है, जाट को डराओ, मुस्लिम समुदाय को एक साथ लाओ और नाहिद हसन को कैराना से चुनाव जिताओ। चुनावों में धर्म जाति की बात करना, ये आपको भी पता है कि चुनाव आयोग की उसके भी खिलाफ है, नियमों के भी खिलाफ है, फिर भी आपने ये सब बातें की और कैंडिडेट के सामने ये सब बातें की। कैंडिडेट भी अपना ही है, वो सारा मामला अपना है, कोई ऐसा नहीं है मेरे, जो भी है प्रसन्न चौधरी अपने ही है। लेकिन ये 2 वीडियो आपके आए हैं, आपने 2 वीडियो में बोला है कि वहाँ 24,000 अगर जाट वोट नहीं देंगे तो यहाँ 90,000 मुस्लिम वोट नहीं देंगे। वो गलत था, वो पूरी वीडियो नहीं है, वो बच्चों ने काट वीट के वो डाल दिया, नहीं वो पूरी वैसे कोई उसमें कोई बात नहीं की हमने। वो वीडियो में आती है, आपने ही बोला है। जी हाँ मेरे सी को तो आपने बोला है ना वो। जी हाँ। तो ऐसा देख रहे हैं आप लोग कि ऐसे वहाँ जाट वोट नहीं कर रहे हैं कैराना में? नहीं, कुछ वीडियो आई थी वहाँ की, गलत आई थी तो वो गलत हो गया हमारे से, लेकिन आगे नहीं ऐसा हुआ। तो यहाँ क्या मुस्लिम जो है वो प्रसन्न चौधरी को वोट नहीं देंगे? हाँ, प्रसन्न चौधरी को वोट देंगे। तो फिर आपने ऐसा बोला क्यों? नहीं दे रहे हैं आगे तो मुस्लिम। तो फिर आपने ऐसा क्यों बोला कि कैराना के जाट अगर वाइट नो वोट नहीं देंगे तो? वो उनकी बात है, हम तो दे रहे हैं वोट। हाँ। जी। आपने तो धमकी दी खुलेआम उनको? नहीं, कोई हमने धमकी नहीं दी, अपना नेता है, वो अपनी बात है, सारा कोई वो नहीं है। दूसरा वीडियो भी आपका ही आया, उसमें भी आपने यही बोला है? वो पहले का है वीडियो, काट पीट के बताया मैंने आपसे कि वो काट पीट के लगा दी थी वो वीडियो बच्चों ने। मैंने उसमें बहुत सारी बात की रखी है, अपना ही नेता है प्रसन्न चौधरी, कोई ऐसी बात नहीं है। आप भी एक बात बार बार सोच रहे होंगे, कैराना से नाहिद हसन चुनाव में खड़े हैं तो आखिर शामली में जाट वोटर्स को धमकी क्यों दी जा रही है? हरकत करेंगे तो हम यहाँ प्रसन्न के साथ हरकत कर देंगे। इस सवाल का जवाब समाजवादी पार्टी और आरएलडी का नया समझौता है। यूपी चुनाव में एसपी और आरएलडी ने गठबंधन किया है। कैराना से समाजवादी पार्टी के नाहिद हसन को टिकट दिया तो शामली से आरएलडी ने प्रसन्न चौधरी को खड़ा किया है। समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच जो समझौता हुआ है उसके मुताबिक कैराना में आरएलडी के जाट वोटर्स नाहिद हसन को वोट देंगे और शामली में आरएलडी के प्रसन्न चौधरी को समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोटर समर्थन देंगे। लेकिन वायरल वीडियो में जिस तरह से जाट नेता प्रसन्न चौधरी के सामने अरशद जाट वोटर्स को धमकी दे रहा है, उससे तो लग रहा है कि कैराना में नाहिद हसन को जाट वोट नहीं मिल रहा है। नाहिद हसन के साथ जाट हरकत कर रहे, अगर वहाँ उन लोग में जाट नाहिद हसन के साथ हरकत करेंगे तो हम यहाँ प्रसन्न के साथ हरकत कर देंगे। वहाँ तो में है 24,000, यहाँ आए हम 90,000। इलाज बांध देंगे, घुस भर देंगे, समझ गए? आखिर सच क्या है? क्यों धमकी पर धमकी दी जा रही है? इसका जवाब आरएलडी से शामली सीट के उम्मीदवार प्रसन्न चौधरी ही दे सकते हैं, जो खुद वहां पर मौजूद थे। कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें आपके ही सामने आप खड़े हैं और वहीं पर एक शख्स ये कह रहा है कि 24,000 अगर यहाँ कैराना के 24,000 जाटों ने अगर कुछ खेल खराब किया तो यहाँ के 90,000 मुस्लिम खेल खराब कर देंगे आपका। ये खुले तौर पर धमकी दी गई। और एक और वीडियो वायरल हुआ जिसमें ये बातें एक मुस्लिम शख्स के द्वारा की जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं जो चुनाव है वो जाति धन पर तो हो ही रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा। मैं आपको अभी बताया, ये तो कुछ लोगों की मानसिकता, वो कह देते हैं बीजेपी के कुछ एजेंट हैं, हिंदू मुस्लिम में बांटना चाहते हैं, ये जाट और मुसलमान की बात करके यहाँ जहर घोलना चाहते हैं। और मैं कहता हूँ, हम चौधरी चरण सिंह के अनुयायी यहाँ जहर घुलने नहीं देंगे। आपके सामने एक शख्स ने कहा था, ये 2 से 3 दिन पहले का वीडियो है, बीजेपी वाले लगातार इस वीडियो को वायरल भी कर रहे हैं और इस पर सवाल भी उठा रहे हैं। तो वो शख्स कौन था, कि आपने बात की, कौन था? उसको बार बार ये भी कहा जा रहा था कि वीडियो में ऐसी बातें खुले में नहीं करनी चाहिए। देखो, जब कहीं 100 आदमी इकट्ठे होंगे, 50 आदमी इकट्ठे होंगे, वहाँ कौन किस मानसिकता का आ जाएगा हमें नहीं पता। लेकिन मैं आपको जो दावा कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता उसने क्या कहा क्या नहीं कहा, लेकिन जो बात हम कहना चाह रहे थे कि भाई यहाँ जाट मुस्लिम नहीं बटेगा, वही बात वो उसका कहने का तरीका था, उसे दूसरे तरीके से लोगों ने बड़गड़ाया। जो शख्स ने आपके सामने बोला था ये 90 और 24 वाली बात, 90,000 24,000 वाली बात, उस शख्स पर कार्रवाई हुई है, पुलिस ने उसे इस वक्त जेल में डाला है, उस पर मुकदमा दर्ज हुआ है, उस पर आपका क्या? देखो, पहली तो बात है उसने 90,000 और 24,000 वाली कोई बात नहीं बताई।
एक दूसरी बात यह है, ये मुकदमा करना गलत है, ये गलत तरीका है। हम परिवार के सदस्य थे, हम परिवार में बैठे थे, वहाँ बहुत ज्यादा बड़ी मीटिंग नहीं थी, ना हमारे पे माइक था ना कुछ था। प्रसन्न चौधरी ये मानते हैं कि अरशद उनके साथ हर सभा में जाता था, लेकिन धमकी देने वाली बात से उन्होंने इनकार कर दिया। यही नहीं, प्रसन्न चौधरी अब अरशद की गिरफ्तारी का विरोध तक कर रहे हैं। अब जरा प्रसन्न चौधरी की हिस्ट्री भी जान लीजिए। प्रसन्न चौधरी ने अपने ट्विटर डीपी में अन्याय के विरुद्ध गठबंधन का युद्ध का नारा लगा रखा है और प्रोफाइल में लिखा है आरएलडी एसपी ज्वाइंट कैंडिडेट फ्रॉम शामली सीट। प्रसन्न चौधरी ने अपना राजनीतिक करियर बीजेपी के साथ शुरू किया था और पिछले साल जून में उन्होंने आरएलडी का दामन थामा। जानकारों का कहना है कि उनको यूपी चुनाव में बीजेपी से टिकट नहीं मिलता, इसलिए वो आरएलडी के साथ चले गए। हालांकि शामली के जाट समुदाय पहले ही प्रसन्न चौधरी को आरएलडी का टिकट मिलने से नाखुश है और अब जाट धमकी वीडियो में प्रसन्न चौधरी जिस तरह से आरोपियों का साथ दे रहे हैं, उससे उनकी मुश्किलें और बढ़ेंगी। शामली से बीजेपी ने मौजूदा विधायक तेजेंद्र निर्वाल को दोबारा टिकट दिया है। तेजेंद्र ये मानते हैं कि किसान आंदोलन की वजह से जाट 80-20 में जरूर बटे हैं। 80% उनके साथ हैं और 20% नाराज हैं, जो मान जाएंगे। लेकिन जाटों को धमकी वाले वीडियो के बाद अब समीकरण पूरी तरह से बीजेपी के साथ हो गए। 80% जाट केवल भाजपा के पक्ष में जाएगा। जो 20% है क्या वो नुकसान कर सकता है चुनावों में, क्योंकि वो अभी भी नाराज हैं, जिस तरह आप कह रहे हैं कि 80% जो है वो साथ में है, लेकिन 20% अगर माने कि नाराज भी हैं तो क्या वो फर्क पड़ेगा चुनावों में? नहीं, वो अब समझ रहे हैं स्थिति को, धीरे धीरे हो सकता है वो भी आ जाए, धीरे धीरे हो सकता है, वो समझ रहे हैं स्थिति को अब। क्योंकि उस गठबंधन में एक तरह से अखिलेश जी ने जयंत चौधरी जी का एक तरह से राजनीतिक रूप से उनके साथ धोखा किया है। उन्होंने किसी भी तरह मैनेज कर लिया, लेकिन सारे टिकट समाजवादी के लोगों को दिलवा दिए। वो अगर जाति की बात करें और उन्हें जाति की वो देखनी है तो भाजपा ने 21 टिकट जाट को दिए हैं, उन्होंने 3 टिकट जाट को दिए हैं। इधर वोट करेंगे तो 21 जीतेंगे। आपके सामने भी इस वक्त जाट कैंडिडेट हैं, आरएलडी के कैंडिडेट प्रसन्न चौधरी आपके सामने है, तो क्या जाट वोट बट तो नहीं जाएगा? जो 20% के नाराजगी है, इसके अलावा जो 80% का वो भी तो नहीं बढ़ जाएगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं बटेगा। रोड डे बाय डे बढ़ रहा है और वो लोकदल के भी एक तरह से मूल कार्यकर्ता नहीं थे। एक शख्स है जो मुस्लिम है, वो जो ये कह रहा है कि अगर कैराना में 24,000 जो जाट हैं, अगर उन्होंने वोट नहीं दिया नाहिद हसन को, तो यहाँ के जो करीब 70-80 हजार 90 हजार मुस्लिम हैं वो भी यहाँ खेल खराब कर सकते हैं। अगर उनका ऐसा कहना है ना, मुझे नहीं पता किसने कहा, लेकिन अगर उनका ये कहना है तो मैं आपको बता दूं कि 90% वोट मृगांका जी को मिल रहा है जाट समाज का। प्रसन्न चौधरी खुद भी वहां पर मौजूद थे, उनके सामने खुलेआम ये कहा गया कि वहां का अगर जाट सपा को वोट नहीं देगा तो यहाँ का जो मुस्लिम है वो आरएलडी को वोट नहीं देगा। खुलेआम धमकी दी गई। तो फिर वो जाट तो कहीं नहीं मिल रहा जी, फिर तो सोचना पड़ेगा। इसका मतलब गठबंधन खत्म हो गया। शामली सीट क्यों इतनी अहम बन गई है, ये भी जानिए। नए परिसीमन के बाद साल 2012 में जिले की शामली विधानसभा सीट अस्तित्व में आई। साल 2012 और साल 2017 शामली में 2 विधानसभा चुनाव हुए हैं। दोनों बार जाट विधायक जीते हैं। इस बार समाजवादी पार्टी आरएलडी ने शामली से प्रसन्न चौधरी को उतारा है। बीजेपी ने जाट नेता तेजेंद्र निर्वाल पर फिर भरोसा किया। बीएसपी से शामली ने विजेंद्र मलिक को टिकट दिया, जबकि कांग्रेस ने अयूब जंग को अपना उम्मीदवार बनाया है। शामली में जीत का सबसे बड़ा फैक्टर जाट वोट बैंक को माना जाता है। समाजवादी पार्टी ने यहां पर मुस्लिम और जाट को साथ में रखकर दांव खेला है, तो बीजेपी हिंदू वोट को एक करके जीत का इतिहास दोहराना चाहती है। शामली में करीब 4 लाख वोटर्स हैं, जिनमें जाट और मुस्लिम 70,000 हैं, वाल्मीकि वोटर 40,000 हैं, वैश्य करीब 38,000, कश्यप 25,000, ब्राह्मण 22,000, 21,000 गुर्जर हैं। वायरल वीडियो के आरोपी अरशद ने पूछताछ में बताया कि उसने कैराना के जाटों के वीडियो को देखकर शामली में यह सब बोला। शामली के मुसलमानों को कैराना की टेंशन सता रही है, क्योंकि वहां पर नाहिद हसन की जीत और हार के बीच जाट फैक्टर आ गया है। कैराना में कैसे वीडियो चल रहे हैं, ये सीधे अरशद से पूछा हमारी संवाददाता गोनिका अरोड़ा ने। तो जाट कह रहे थे कि हम वोट नहीं करेंगे। हाँ, कुछ लोग कह रहे थे, लेकिन वो सब ठीक हो गए। मैं सब कोई बात नहीं, सब ठीक है। था ये कि बोल रहे थे जाट के हम लोग दल को वोट देते, हम साइकिल को वोट नहीं देने, ये कह रहे थे। अब यहाँ के जाट क्या कह रहे हैं? अब सब वोट दे रहे हैं, वहाँ के भी दे रहे हैं, यहाँ के भी दे रहे हैं, यहाँ के मुस्लिम भी दे रहे हैं। नाहिद हसन का समर्थक गिरफ्तार हो चुका है और खुद नाहिद हसन पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। 15 जनवरी को नाहिद ने गैंगस्टर एक्ट में आत्मसमर्पण किया है, लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी ने नाहिद हसन को कैराना से टिकट दिया। समाजवादी पार्टी को लिस्ट को देके
आप लोग बहुत ज़्यादा ऐतराज़ जता रहे थे। अभी जो लिस्ट आई है उसे कैसे देखते हैं? समाजवादी पार्टी की या प्रत्याशियों की लिस्ट नहीं है, या बम बनाने की फैक्ट्री, दंगा शुरू करने के लिए, अपराध करने के लिए, माफियागिरी करने के लिए, पलायन के लिए, विवश करने के लिए, ऐसे अपराधियों की फैक्ट्री लगाने का उत्तर प्रदेश में संदेश है। समाजवादी पार्टी ने लिस्ट नहीं जारी की है, उत्तर प्रदेश की जनता को धमकी देने का काम किया कि मेरे पास इस तरह के गुंडे हैं, इस तरह के अपराधी हैं, कोई जेल में है, कोई बेल में है, किसी ने 10 का कत्ल किया, किसी ने 20 का कत्ल किया है, किसी ने अपहरण किया है, किसी ने महिलाओं के साथ घटनाएं की है। तो ऐसे इस लिस्ट से यह संदेश जाता है कि समाजवादी पार्टी ने एक तरह से कह लो कि चुनाव से पहले समाप्त पार्टी का अपना सर्टिफिकेट एडवांस में ले लिया। कैराना में समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर मुस्लिम कार्ड खेला है, लेकिन अब नाहिद हसन को बीजेपी की उम्मीदवार मृगांका सिंह से हार का डर लगने लगा है। तभी ऐसे जाटों को धमकी दी जा रही है। मृगांका सिंह से भी बात की गोनिका अरोड़ा ने, उनसे जाना कि इस बार कैराना में क्या होने वाला है। एक वीडियो वायरल हो रहा है, दरअसल ये शामली के एक शख्स का वीडियो है और शामली के आरएलडी के कैंडिडेट के सामने उसने ये बोला है कि 24,000 जाट जो कैराना में इस बार खेल गड़बड़ कर रहे हैं, यानी नाहिद हसन को वोट नहीं दे रहे हैं, तो धमकी दे रहे हैं कि अगर ऐसा होगा तो 90,000 जो वहां के मुस्लिम है शामली के, वो प्रसन्न चौधरी को वोट नहीं देंगे। तो ये चीज जो है इस तरीके से धमकी खुलेआम दी जा रही है। एक शख्स जो मुस्लिम है वो जाटों को धमकी दे रहा है। ये तो बहुत ही गलत बात है। हर एक को वोट सबका अधिकार है सॉरी, वोट सबका अधिकार है और मेरा विश्वास है कि कोई इनकी धमकी में आने वाला नहीं है। नाहिद हसन आपके ऑपोजिट उम्मीदवार हैं और जेल में बैठकर इस वक्त वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? इस बार क्या लग रहा है, यहाँ की जनता उन्हें नकारने वाली है? मेरा विश्वास है जनता उनको नकारेगी और अपने कार्यकलापों के कारण आज वो जेल में है, गैंगस्टर एक्ट में निरुद्ध भी हो रहे हैं। मृगांका सिंह को जीत का यकीन है और नाहिद हसन के समर्थकों के चेहरे पर हार का डर साफ नजर आ रहा है। ऐसे समीकरण क्यों बन रहे हैं, ये समझने के लिए थोड़ा पीछे चलना होगा। 2017 यूपी चुनाव में बीजेपी ने मृगांका सिंह को उतारा था और समाजवादी पार्टी ने नाहिद हसन को टिकट दिया था। मृगांका को 77,668 वोट मिले थे, वहीं नाहिद हसन को 98,830 वोट के साथ जीत मिली। पिछले चुनाव में आरएलडी ने अलग चुनाव लड़ा था, जबकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन हुआ था। पिछली बारी कैराना के चुनावी मैदान पर एक ही मुस्लिम उम्मीदवार नाहिद हसन थे, लेकिन इस बार समीकरण बदले हुए हैं। नाहिद हसन जेल में है, मैदान में 2 मुस्लिम उम्मीदवार हैं और जाट साइकिल को वोट नहीं दे रहे। बीजेपी ने मृगांका सिंह पर दोबारा भरोसा किया है, बीएसपी ने राजेंद्र उपाध्याय को उतारा है, कांग्रेस ने अखलाक को टिकट दिया है, जबकि एसपी आरएलडी के दम पर नाहिद हसन मैदान में है। कैराना में 1.25 लाख से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं, जो नाहिद हसन और अखलाक में जरूर बटेंगे। इसी बात का खौफ नाहिद हसन को सता रहा है, इसलिए अब नाहिद हसन के कार्यकर्ता जाट वोटर्स को धमकाने लगे हैं, लेकिन ये वीडियो अब नाहिद हसन पर जरूर बैकफायर करेंगे। पश्चिमी यूपी में बीजेपी नया प्रयोग करने वाली है। खबर है कि 2 दिन बाद अमित शाह मथुरा जाने वाले हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े पावरफुल मिनिस्टर को इस काम के लिए उतार दिया गया है। बीजेपी चुनाव से पहले जाट नेताओं को एक साथ एक मंच पर लाना चाहती है। उनसे केंद्रीय मंत्री और होम मिनिस्टर आमने सामने बैठकर बात करेंगे। चुनाव से 12-13 दिन पहले पश्चिमी यूपी के खेल को पूरी तरह बदलने की कोशिश हो रही है। मेरठ से लेकर धौलाना तक, कैराना से लेकर बिजनौर तक, जहां जहां मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारा गया है, उसका कुछ रिएक्शन तो जमीन पर दिख रहा है। अब सवाल यह है कि महापंचायत के बाद क्या बीजेपी 2017 का नतीजा दोहरा पाएगी? जहां अखिलेश के 31 मुसलमान उम्मीदवार, वहां का क्या है परिणाम? हर सीट को लेकर बहस छिड़ी है। कैराना का नाहिद तो ट्रेलर भर है, अखिलेश के पास एक से बढ़कर एक कैरेक्टर है। नाम है मोहम्मद आदिल। मेरठ दक्षिण से समाजवादी पार्टी ने उतारा है। मोहम्मद आदिल की एक तकरीर पर बवाल मचा है, सीधे हिंदुओं को धमकी दी है, सरकार बनी तो एक एक से बदला लेंगे, ऐसा बदला कि 100 बार सोचोगे। उन्होंने कहा कि आप बेफिक्र रहो, सरकार बन रही है, इंशाअल्लाह इनको छोड़ेंगे नहीं। जिस तरीके से ये हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं, इनसे बदला लिया जाएगा और इनको एहसास करा दिया जाएगा। आगे ये 100 बार सोचेंगे कि कैसे होता है, कैसे होते हैं। मेरे भाइयों, लड़ाई छोटी सी नहीं है।
वोट डालने से पहले मुसलमान वोटरों के दिमाग में क्या क्या इंजेक्ट करना है, कैसे हिंदू बनाम मुसलमान करना है, पूरा प्लान तैयार है। 5 साल आजम खान को याद किया या नहीं किया, लेकिन चुनाव में आजम खान के नाम पर कैसे जहर फैलाना है, कैसे भड़काना है और कैसे उसको वोट में तब्दील करना है, मोहम्मद आदिल के इस बयान को भी सुनिए। सीधी और एकदम डायरेक्ट धमकी। आपने देखा कि जब भी सपा की सरकार आई है, मुसलमानों का सिर चौड़ा हो गया। मैं अभी आजम खान साहब से मिलने गया था, हमें ये लग रहा था कि भी कोरोना हो गया, उनकी तबीयत खराब है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि जो मुसलमानों के बड़े लीडर हैं, अब देखो बकरी चोरी, मुर्गी चोरी 80 मुकदमे आजम खान साहब पे लगा दिया। लेकिन वो बिल्कुल सही है, तंदुरुस्त है, इंशाल्लाह वो बहुत जल्दी छूटेंगे और फिर इनका भी इलाज ऐसे ही किया जाएगा जिस तरीके से इन्होंने हमारे नेता को बंद किया है। इंशाल्लाह इन लोगों को भी नहीं छोड़ेंगे। इधर मोहम्मद आदिल का बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उधर बीजेपी मैदान में आ गई। लॉ एंड ऑर्डर अखिलेश यादव की सबसे कमजोर नस है और बीजेपी को जब जब मौका मिलता है इस नस को दबा देती है। और जब इस तरह के बयान मुस्लिम नेताओं की तरफ से आते हैं तो बीजेपी की सियासत के लिए सोने पर सुहागा हो जाता है। समाजवादी पार्टी की सरकार की कानून व्यवस्था यूं ही नहीं मुद्दा बनी है। वो जैसे चालान के नाम पे देखो इन्होंने कितना शोषण किया। पता चला 2000 की गाड़ी और 20,000 रुपए का चालान, और अब अखिलेश जी ने कहते कि मैक्सिमम 500 रुपए के करीब चालान रहेगा। अब जो बेचारा गरीब आदमी बताओ कहां से देगा। लोगों ने स्कूटर मोटरसाइकिल चला दी, उन्होंने कहा जब इतना का चालान कर दे मैं क्या करूंगा इसका। तो ये सब जो इन लोगों ने कर रखा था ये सब बंद हो जाएगा। अखिलेश, ये नेताजी की जब सरकार आएगी तो क्या करेंगे, उसका सेट एग्जाम्पल कुछ दिन पहले संभल से आया था। क्या खाओगे भाई? वक्त बता दे, कोई बात नहीं है। आप क्या खाओगे? जितना बढ़ा के चालान काटना है इतना बढ़ा के काट लो, हर चीज काट लो। हाँ, तो अब क्या करो, खा जाओ मुझे। वक्त बताएगा जब सरकार आएगी तो। मनमानी कर रहा हूँ ना तुम लोग। अगर सरकार आए तो फिर भी हेरा फिर क्या होगा? ये वक्त बता देंगे, ये तो हम ही ना रहने के, आप ही ना रहोगे। संबल ठीक है, संबल हम छोड़ देंगे, आप छोड़ दो। तो अपनी तैयारी कर दो चलने की। मैं तो यही रहूंगा। बस वो बता देंगे हम तुम्हें। ठीक बता देंगे, ठीक है। जितना हो सकता हो बढ़ा के काट देना। बिल्कुल। संभल के इस वीडियो की चर्चा खूब हुई थी। बिना हेलमेट के जब अशरफ नाम के शख्स का चालान कटा तो ये भी वही कह रहा था जो मेरठ के समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद आदिल कह रहे हैं। टेम्पलेट बिल्कुल साफ है, चाहे नेताजी हों चाहे कानून तोड़ने वाले उनके समर्थक, जुबान एक जैसी है। लेकिन जब बयान पर बवाल बढ़ा तो नेताजी नई कहानी सुनाने लगे। जनता अपने अपमान का बदला लेगी। जो कोरोना के अंदर लाखों लोग जो दुनिया छोड़ के गए हैं, जिन्हें दवाई नहीं दी गई, जिन्हें ऑक्सीजन नहीं दी गई, जिन्हें बेड नहीं दिए गए, तो ये सब लोग इनसे बदला लेंगे। आज 100 रुपये का पेट्रोल बिक रहा है, आज गैस का सिलेंडर 950 1,000 रुपये का है, आज सरसों का तेल चल रहा है। तो यही तो है, ये 5 साल इन लोगों ने कोई काम नहीं किया, कोई विकास नहीं किया, तो जनता वोट के द्वारा इनसे बदला लेगी। लेकिन मैंने आपका पूरा वीडियो देखा, उस वीडियो में इसका कोई परिप्रेक्ष्य नहीं है। आप परिप्रेक्ष्य आजम खान पे हुए मुकदमे का आप परिप्रेक्ष्य ले रहे हैं कि उनका बदला लिया जाएगा। तो कोई बात सुनो, अब ये जो जिस तरीके से आजम खान साहब पर झूठे इन लोगों ने मुकदमे लगाए, सब लोगों को इन्होंने परेशान किया। अब कोई भी बोलता है किसी के पीछे CBI लगाते हैं, किसी के पीछे ED लगा देते हैं। जब आजम खान साहब पे 80 केस झूठे लगा दिए, सब में वो बरी हो गए, तो कितना गलत ये शोषण कर रहे हैं लोगों का। तो जनता देख रही है इनको, तो जनता इन्हें वोट के द्वारा वो सब इनसे बदला लेंगे। लेकिन आपके इस बयान को वोटों के ध्रुवीकरण करने की नीयत से दिए गए बयान को देखा जा रहा है। एक बात सुनो, हमारे साथ सब समाज है, 80% जनता हमारे साथ है, वो 20% जो इनके साथ है उसमें भी हमारी हिस्सेदारी है। हमने कोई गलत बयान नहीं दिया और ये कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि चुनाव है, ये बौखला रहे हैं और ये हार रहे हैं बुरी तरीके से, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। आदिल चौधरी का बयान चुनाव आचार संहिता के दायरे में आता है या नहीं, पुलिस अब चेक कर रही है। आदिल चौधरी और उनके वीडियो को पुलिस ने अपने राडार पर ले लिया है। जांच के बाद कार्रवाई भी हो सकती है। इस वीडियो को जितना मैंने देखा है, उसके बाद उसका परीक्षण करने के लिए हम लोगों ने इसको जो है इसको लीगल परीक्षण इसका कराया जा रहा है कि इसमें क्या कोई इस प्रकार की बात है, तो उसका परीक्षण करके यदि कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि इन्होंने कोई ऐसी बात कही है जो कि आचार संहिता के उल्लंघन के दायरे में आती है, तो निश्चित रूप से जैसे सबके विरुद्ध कार्रवाई हो रही है, उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध इनके विरुद्ध भी की जाएगी। वीडियो किसका है? किसका वीडियो, क्या उसके अंदर आपने देखा था?
हमने देखा, एक वीडियो देखा, ट्विटर पे हमको मिला था, उस ट्विटर पे हमने देखा वीडियो, हमको संदर्भित किया गया था। किसका वीडियो, क्या उसके अंदर आपने मैं आपको बता दिया ना मैंने, जो उसमें कुछ बातें उन्होंने कही है, अब मेरे द्वारा उसको यहाँ रिपीट करना तो ठीक नहीं है। ये श्री आदिल चौधरी जो मेरठ दक्षिण से हैं, उनका वीडियो बताया जा रहा है, उसका परीक्षण किया जा रहा है। यदि उसमें कोई ऐसी बात आएगी जो कि अवांछनीय है, जो कि किसी भी प्रकार से आचार संहिता का उल्लंघन है, तो उस पर विधिक राय लेकर कार्रवाई की जाएगी। आदिल चौधरी से भी इस बारे में पूछताछ की? देखिए, अब ये सब तो जांच का विषय है। मैंने आपको बताया, हम कार्रवाई करेंगे यदि इसमें कोई भी बात ऐसी पाई जाती है। कहानी यही नहीं है। बीजेपी ने तो अखिलेश के मुस्लिम उम्मीदवारों का पोस्टमार्टम शुरू कर दिया है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इतने सवाल के बाद भी अखिलेश यादव पीछे नहीं हटे और जिन पर दाग था, जिन पर आरोप था, सबको टिकट दिया। मतलब ये ही कि अखिलेश जो कर रहे हैं बिल्कुल सोच समझकर कर रहे हैं। अखिलेश यादव अगर 36 में से 31 मुसलमानों को टिकट दिया है तो मुसलमान वोटरों को मैसेज भी दिया है कि वही मुसलमानों के नेता हैं और वही बीजेपी को हरा रहे हैं। मुस्लिम वोट उनके ही उम्मीदवारों को मिलने चाहिए, जिसके लिए नाहिद और आदिल जैसे नेताओं ने बॉलिंग करनी भी शुरू कर दी है। श्री अखिलेश जी, चाहे जितने गुंडे अपराधियों माफियाओं को टिकट दे दो, आपकी साइकिल पंचर थी, वो पंचर ही रहेगी। जो हाल आपका 2017 में था, उससे भी बुरा हाल आपका 2022 में होगा। कमल खिला था और कमल खिला रहेगा। मतलब अखिलेश भी खुलकर खेल रहे हैं। उधर बीजेपी और आक्रामक होते हुए सपा नेताओं के भड़काऊ बयान के टेप की सीरीज जारी कर दी है। बीजेपी ये बताना चाहती है कि अखिलेश आएंगे तो गजब हो जाएगा। यूपी बीजेपी के ट्विटर हैंडल से जो ट्वीट जारी हुआ है, उसमें हाजी तस्लीम, सलमान कुरैशी, असलम चौधरी, अबू आजमी, इमरान मसूद, नाहिद हसन और शफीकुर रहमान बर्क के विवादित बयानों की क्लिप है। पहले नंबर पर इस वीडियो में हाजी तस्लीम है। नजीबाबाद से समाजवादी पार्टी के सिटिंग एमएलए हैं और इस बार भी इसी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के विधायक क्यों बनना चाहते हैं। नेता की परिभाषा में जब तक 150 लोगों का माल न मारे, 150 लोगों की जमीनों पर कब्जे न करे और सताए ना, तब वो नेता नहीं बनता। दूसरा नंबर सलमान कुरैशी है। बिजनौर में समाजवादी पार्टी यूथ ब्रिगेड के जिला अध्यक्ष हैं। ये तो वो करने वाले हैं जिसको हम सुना भी नहीं सकते, लेकिन अखिलेश यादव जी को राय जरूर दे सकते हैं कि सोशल मीडिया पर अनसेंसर्ड क्लिप वायरल हो रही है। सुन लीजिएगा, यही लोग हैं जो आपके सपनों पर पानी डाल सकते हैं। कोई भी छोटा बड़ा कोई भी काम हो, इंशाअल्लाह अगर सपा की सरकार आएगी तो आपके पेशाब में चिराग चलवाने का काम करूंगा। असलम चौधरी समाजवादी पार्टी के टिकट पर धौलाना से चुनाव लड़ रहे हैं। इनको भी सुन लीजिए। विधायक को फिर कह रहा हूं कि जो 7 बेटों की गोली लगवाई है, तेरे बाप से भी इसका बदला मैं लेके दिखाऊंगा। नौजवान साथियों, बहुत सारे हिसाब किताब हैं। अगर आपको सारे अपने हिसाब किताब करने हैं, आपको अपने सारे हिसाब लेने हैं, अपने बच्चों का भविष्य ठीक करना है, तो अपने बेटे अपने लाल को खादिम बनाना पड़ेगा। जब भी चुनाव आए, जनवरी के लास्ट के हफ्ते में हो या फरवरी के पहले हफ्ते में हो, कोच स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से जो नुकसान हुआ है, क्या बीजेपी उसकी भरपाई आरपीएन सिंह को शामिल करके कर सकती है? मैदान पूर्वांचल के पडरौना का है और ये दोनों नेता वहीं से ताल्लुक रखते हैं। आरपीएन सिंह का बीजेपी में जाना कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है, लेकिन पडरौना से ही कांग्रेस को एक और शॉक तब लगा जब वहां के कांग्रेस उम्मीदवार ने टिकट मिलने के बाद भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। कुशीनगर के पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने भी पार्टी छोड़ दी है। ऐसे में क्या आरपीएन सिंह में इतना दम है कि वो पडरौना से स्वामी प्रसाद मौर्य के मुकाबले उतर सकते हैं? दरअसल लड़ाई अब मौर्य और कुर्मी वोटर के बीच नजर आ रही है। फाइट पिछड़ों के वोट को लेकर है। एक पिछड़ा नेता तो यूपी की पॉलिटिक्स में नया क्या हुआ, इस पूरी पिछड़े वाली सियासत को समझने के लिए ये सटीक रिपोर्ट देखिए। रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, जिन्हें आरपीएन सिंह के नाम से ज्यादा जाना जाता है, वो अब शुद्ध भगवाधारी हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की कोर टीम में उनको ऐसे एंट्री मिली। आरपीएन पूर्वांचल में बड़ा कुर्मी यानी ओबीसी चेहरा है और बीजेपी के मिशन यूपी में उनका शामिल होना क्या रिजल्ट देने वाला है, आरपीएन को लेकर इस वक्त सबसे बड़े सवाल। उनका कांग्रेस से निकलना और बीजेपी में जाना पूर्वांचल को कितना इफेक्ट करेगा? कितना कुर्मी वोट टूटकर कहां जुड़ेगा? बीजेपी का कितना नफा, कांग्रेस के लिए कितना बड़ा नुकसान?
पूर्वांचल में पूरा सियासी खेल ओबीसी वोट का है। आरपीएन सिंह के पीछे सैंथवार कुर्मी वोट माना जाता है। उन्हें कुशीनगर और पडरौना के लोग राजा साहब कहते हैं। ऐसे में बीजेपी ने क्या उस नुकसान की भरपाई की है जो स्वामी प्रसाद मौर्य के बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में जाने से हुआ है? माना जा रहा है कि बीजेपी आरपीएन सिंह को पडरौना सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मैदान में उतार सकती है। विश्वास दिलवाता हूं कि एक छोटे से कार्यकर्ता के साथ देश के निर्माण में, उत्तर प्रदेश के निर्माण में जो भी आप मुझे काम देंगे उसको अवश्य करेंगे। ये राजमहल में पैदा हुए हैं और वो दरबार कहा जाता है, इनका महल आज भी दरबार कहा जाता है। और उस दरबार में स्वाभाविक रूप से गरीब व्यक्ति की जाने की हिम्मत नहीं पड़ती है, तो स्वाभाविक रूप से जिन उम्मीदों को पाल करके भारतीय जनता पार्टी ने इनको कांग्रेस से अपने यहां लिया है, प्रत्याशी बनाने पर सोच रही है, भारतीय जनता पार्टी का ये भी दांव बुरी तरह से पिटेगा और आरपीएन प्रत्याशी बनते हैं तो बुरी तरह से हारेंगे। यूपी में करीब 55% ओबीसी हैं और इसमें यादव वोट बैंक के बाद कुर्मी वोट बैंक सबसे ज्यादा है। ओबीसी में यादव करीब 21% है जबकि कुर्मी वोट 7% है। क्या इन समीकरणों को सेट करने में आरपीएन सिंह बीजेपी की मदद कर पाएंगे? क्योंकि इस वक्त उनकी सीधी फाइट स्वामी प्रसाद मौर्य से दिखाई दे रही है और इसमें ओबीसी वोट को लेकर पडरौना हॉट सीट बन चुकी है। पडरौना में करीब 3.5 लाख वोटर्स में सैंथवार कुर्मी 46,000 है, कुशवाहा 44,000, दलित 76,000, ब्राह्मण 52,000, यादव 48,000 और मुस्लिम 84,000। यादव वोट और मुस्लिम वोट बैंक आमतौर पर समाजवादी पार्टी का कोर वोटर माना जाता है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा मेहनत ओबीसी वोट बैंक की ओर की है। और अगर पिछले एक दशक की बात किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी का कंसंट्रेशन नॉन यादव यानी कि ओबीसी वर्ग की अन्य जातियों पर काफी ज्यादा रहा है। इंडिया टीवी ग्राउंड जीरो के रिसर्च ओपिनियन पोल में भी कुर्मी वोट को लेकर जो बात सामने आई थी वो ये कि 48% से ज्यादा 48.2% कुर्मी योगी आदित्यनाथ को सीएम की कुर्सी पर देखना चाहते हैं। 26% अखिलेश, 6% मायावती और 1% से भी कम कुर्मी प्रियंका के पक्ष में है। एक और सर्वे और ओपिनियन पोल भी देखकर आरपीएन सिंह को लग रहा होगा कि कांग्रेस की यूपी में क्या हालत होने वाली है। सोमवार को आरपीएन सिंह को कांग्रेस का स्टार प्रचारक बनाया गया था। मंगलवार को आरपीएन ने सोनिया गांधी को इस्तीफा टाइप करके भेज दिया। फिर लेटर ट्वीट करके कहा कि वो एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। मुझे गर्व है कि मैं पूर्वांचल से आता हूं और पूर्वांचल में जिन योजनाओं के बारे में प्रयास किया जाता था, जो सपनों में देखा जाता था, आज उनको हकीकत में पूर्वांचल के लोगों ने देखा है और उसको उतारने का काम डबल इंजन की सरकार ने की है। आरपीएन सिंह के लिए कहा जाता है कि उनका दबदबा कुशीनगर, गोरखपुर और देवरिया समेत पूर्वांचल के कई जिलों में है। 2009 से आरपीएन सिंह कुशीनगर से लोकसभा चुनाव लड़ते आए हैं। 2009 में आरपीएन सिंह करीब 2.25 लाख वोट पाकर सांसद बने थे। तब बीएसपी के स्वामी प्रसाद मौर्य दूसरे नंबर पर थे और बीजेपी तीसरे नंबर पर। 2014 में मोदी लहर चली और बाकी उत्तर प्रदेश की तरह कुशीनगर की सीट भी बीजेपी के खाते में गई। तब आरपीएन सिंह कुशीनगर में करीब 90,000 वोट से हार गए थे। बीजेपी कैंडिडेट राजेश पांडे को 3,70,000 वोट मिले थे। 2019 में कांग्रेस को लगा कि आरपीएन सिंह कुशीनगर की सीट वापस लाएंगे, लेकिन 2019 में कुशीनगर से बीजेपी के विजय दुबे करीब 6 लाख वोट लेकर सांसद बने। समाजवादी पार्टी की दूसरी पोजीशन थी और तब कांग्रेस में रहे आरपीएन सिंह को 1.5 लाख वोट भी नहीं मिले थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में आरपीएन सिंह तीसरे नंबर पर इसलिए आए क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ बहुजन समाज पार्टी का बड़ा गठजोड़ था, वरना कांग्रेस पार्टी के ज्यादातर कैंडिडेट पिछले 3 दशकों से चौथे नंबर पर ही ज्यादातर जिलों में आ रहे हैं। कुछ ऐसा ही सिलसिला 2017 के चुनाव में भी देखने को मिला, जब आरपीएन सिंह समेत पूर्वांचल के तमाम कांग्रेसी नेताओं का पॉलिटिकल जोश ठंडा पड़ गया था। 2017 में गोरखपुर की 9 सीटों में कांग्रेस 2 सीटों पर दूसरी पोजीशन पर थी। कुशीनगर की 7 सीटों में 1 जीती थी।
देवरिया की 7 सीटों पर 1 पर दूसरी पोजीशन पर रही। 2017 के विधानसभा चुनाव में 39% वोट शेयर कुर्मी और कोरी वोट बैंक के जरिए भारतीय जनता पार्टी को मिला था, जो नॉन यादव ओबीसी में सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। पूर्वांचल की ये पूरी लड़ाई इसी वोट बैंक की है, जिसमें सभी पार्टियों का सबसे ज्यादा फोकस नॉन यादव ओबीसी वोट बैंक पर टिका हुआ है। झारखंड में सरकार बनने के बाद आपको जनरल सेक्रेटरी नहीं बनाया गया, अजय कुमार लल्लू को जो प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तो आपसे रायशुमारी नहीं की गई, क्या यही वजह है नाराजगी की आपकी? नहीं सर, ऐसा है, झारखंड में मैं चुनाव लड़ाने गया, हो सकता है मेरे से गलती हो, कांग्रेस पार्टी ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस कभी दिया नहीं हो। अजय लल्लू हमारे ही क्षेत्र के हैं, पहले बार मैंने ही टिकट दिया, वो आगे बढ़ेगा तो मुझ में कौन से उस पर दुख होगा। तो अब भारतीय जनता पार्टी कोई अध्यक्ष आज तो बना नहीं, झारखंड आज तो हुआ नहीं, तो मैं कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता था। जो अब इतिहास में हो गया, 32 सालों में वहां ईमानदारी से, लगन से, मेहनत से काम किया। अब देश निर्माण में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग काम करेंगे। इस बार बीजेपी आरपीएन को पडरौना सीट से उतार सकती है और वहां का इतिहास बताता है कि उनकी दूसरे ओबीसी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य से टक्कर बराबर की हो सकती है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में यहां 1996 में आरपीएन सिंह जीते, 2002 भी जीते और 2007 भी जीते, लेकिन 2009 से यहां स्वामी प्रसाद मौर्य का नंबर लगा हुआ है। 2012 भी वो जीते, 2017 में भी उनकी जीत हुई। इस बार अगर आरपीएन सिंह पडरौना से चुनाव लड़ते हैं तो ओबीसी वोट बैंक के साथ उनके पास क्या क्या प्लस पॉइंट होंगे, कैसे इनकम्बेंसी रहेगी? 5 सालों में योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार चली, डबल इंजन की सरकार जो चली, जिस तरह के कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में हमने देखे, बड़े बड़े योजनाएं देखे, और जो सबसे बड़ा काम उत्तर प्रदेश, इतना बड़ा जो दिल है देश का, उसमें कानून व्यवस्था में जो इतने जल्दी सुधार लाने का काम डबल इंजन की सरकार ने करा, मैं समझ सकता हूं जब तक उत्तर प्रदेश विकसित नहीं होगा, उत्तर प्रदेश जो देश का दिल है, जब तक इसमें तेजी से विकसित नहीं होगा, और डबल इंजन की सरकार में जो विकसित हमारा उत्तर प्रदेश हो रहा है, अगले 5 सालों में एक नया उत्तर प्रदेश पूरे देश। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।